हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी मेन्स एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर स्पेशल, जिसमें आपका जूनियर असिस्टेंट हो, लेखपाल हो, ठीक है, चाहे स्टेनो का हो, जो भी है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी से अगर क्वेश्चन आने हैं मेंस एग्जाम में तो 15 क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर का फुल लेंथ प्रैक्टिस वन करेंगे, ठीक है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर का ही है, ठीक है। और इसमें देखिएगा 100 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर का इसमें जो है कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है इसमें लिया गया है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, 100 क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसके बाद आप जब पूरा देख लेंगे तब आप कमेंट करके जो है फीडबैक दीजिएगा कि ये ठीक है कि या ख़राब है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर की फुल लेंथ 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखते हैं। टोटल हमारे पास 300 क्वेश्चन है यूपी एग्जाम वाले बुक से। तो एक एक करके 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट, मतलब ऐसे 100 क्वेश्चन के 3 प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है। तो 300 क्वेश्चन हम कंप्यूटर के करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एएलयू के मुख्य कार्य बताना। एएलयू क्या मुख्य कार्य क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म बनता है। और इसका मुख्य कार्य की बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या करता है? गणना करता है और तार्किक संचालन करता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। एएलयू की बात करेंगे तो ये सीपीयू का ही एक हिस्सा है जो अंक गणितीय संचालन जैसे जोड़ घटाव और तार्किक संचालन जैसे एंड और ये सभी चीज़ें जो है कौन करता है? एएलयू करता है। और निर्देशक डिकोडिंग और समन्वय कंट्रोल यूनिट का कार्य है, ठीक है। स्टोरेज मेमोरी का उसमें कार्य होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? गणना है और संचालन, तार्किक संचालन जो करना है वो क्या कौन करता है? एएलयू करता है। चलिए अगला प्रश्न, एएलयू द्वारा किया जाने वाला तार्किक संचालन इनमें से कौन सा होगा? तो एएलयू द्वारा किया जाने वाला जो तार्किक संचालन है इसमें से अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा एंड ऑपरेशन, ठीक है। एंड ऑपरेशन हो जाएगा, तार्किक के अंतर्गत आएगा। तो लॉजिकल के अंतर्गत आएगा। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तार्किक संचालन जैसे कि एंड और नॉट और जोर होता है, करता है। जोड़ एक अंकगणितीय संचालन होता है। तो इस तरीके से आप तार्किक संचालन और अंकगणितीय संचालन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ये है, तो आप ध्यान में रखिएगा। डेटा स्टोरेज रजिस्टर या मेमोरी का कार्य होता है और डिकोडिंग कंट्रोल जो है यूनिट का कार्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर का एक प्रकार है? रजिस्टर का एक प्रकार इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्रोग्राम काउंटर जो होता है ये क्या है? रजिस्टर का एक प्रकार होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर जो है एक रजिस्टर है जो अगले निष्पादन योग्य निर्देश का मेमोरी पता स्टोर करता है, ठीक है। मेमोरी का एड्रेस जो है स्टोर करता है। और अन्य रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और मेमोरी डेटा रजिस्टर शामिल है। एमडीआर का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी डेटा रजिस्टर। कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क और मॉनिटर जो है रजिस्टर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू में डेटा कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में डेटा कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर से प्राप्त होता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एएलयू डेटा और ऑपरेंड्स को रजिस्टर से प्राप्त करता है क्योंकि रजिस्टर जो है सीपीयू के अंदर तेज मेमोरी है। हार्ड डिस्क, मॉनिटर, कीबोर्ड से डेटा सीधे एएलयू तक नहीं पहुंचता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कैश मेमोरी के लेवल्स को कैसे नामित किया जाता है? ठीक है, ये बताना है। कैश मेमोरी जो है उसका लेवल है या स्तर है, उसको कैसे नामित करेंगे? तो उसको हम L1 L2 L3 के फॉर्म में जो है उसको लिखते हैं। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। क्या हो जाएगा? L1 L2 L3 के फॉर्म में कैश मेमोरी के स्तरों में विभाजित किया जाता है। L1 जो होता है वो सबसे तेज सीपीयू की सबसे करीब मेमोरी होती है। L2 और L3 जो होती है धीमा लेकिन ये बड़ी मेमोरी होती है। ये जो लेवल है प्रदर्शन को अनुकूलित करते हैं, बाकी सारे अन्य विकल्प गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 5 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर अगले निर्देश का पता जो है स्टोर करता है? अगले कौन सा रजिस्टर जो अगले जो निर्देश है उसका एड्रेस जो है स्टोर करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर जो होता है अगले निष्पादन योग्य निर्देश का मेमोरी पता स्टोर करता है। आईआर वर्तमान निर्देश, एमडीआर मेमोरी डेटा और स्टेटस जो है रजिस्टर प्रोसेसिंग की स्थिति स्टोर करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? तो उसका प्राइमरी पर्पज या प्राथमिक लक्ष्य जो है ये मानव जैसी बुद्धिमत्ता को
मशीनों में लागू करना इसका मेन उद्देश्य है एआई का। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, सॉरी बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। एआई का मुख्य उद्देश्य मशीनों को ऐसी क्षमताएं प्रदान करना जो मानव बुद्धिमत्ता की नकल कर सके, जैसे कि सीखना हो गया, तर्क करना हो गया, समस्या का समाधान करना हो गया, निर्णय लेना हो गया। उदाहरण के लिए एआई का उपयोग चैटबॉट, स्वचालित वाहन और चिकित्सा निदान में किया जाता है। ये डेटा स्टोरेज, हार्डवेयर गति और इंटरनेट से सीधे तौर पर संबंधित नहीं होता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक एआई का एक प्रकार है? मशीन लर्निंग हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या फिर वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये दोनों एआई के एक प्रकार होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उप क्षेत्र यानी सबसेट है, जो मशीनों को डेटा से स्वचालित रूप से सीखने और बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के। उदाहरण के लिए स्पैम ईमेल जो फिल्टरिंग ईमेल पर मशीन लर्निंग पर आधारित होता है, ठीक है। स्पैम ईमेल जो होता है किस पर? फिल्टरिंग मशीन लर्निंग पर आधारित होता है, ठीक है। बाकी DBMS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर, ये एआई के प्रकार नहीं बल्कि ये अन्य तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एआई में सुपरवाइज्ड लर्निंग का क्या अर्थ है? ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग का अर्थ बताना है तो इसका मतलब कि मशीन जो है लेबल किए गए डेटा को क्या करती है? सीखती है, तो उसको हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग जो होता है मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जिसमें मशीन को लेबल किए गए डेटा यानी कि इनपुट और आउटपुट के साथ जो है प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो एक मॉडल को छवियों यानी कि इमेज जो इनपुट है और उनके लेबल यानी कि जैसे कुत्ता या बिल्ली के साथ प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि वो नई छवियों को वर्गीकृत कर सके। अनसुपरवाइज लर्निंग में लेबल नहीं होते और रीइंफोर्मेंस जो है लर्निंग में मशीन पुरस्कार और त्रुटियों से सीखती है, ठीक है। मशीन पुरस्कार और त्रुटियों से सीखती है, रीइंफोर्मेंस लर्निंग। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग के तीनों प्रकार दिया गया, ठीक है। पहला उसमें सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो तीनों आप ये भी याद रखिएगा मशीन लर्निंग के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि कितने प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार का। चलिए कौन कौन होता है? तो ये तीनों नाम हो गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एआई का एक सामान्य अनुप्रयोग है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखेंगे सामान्य अनुप्रयोग में इसमें से स्वचालित भाषा का अनुवाद, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे यही ए पार्ट हो जाएगा। स्वचालित भाषा का अनुपात के रूप में ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन के रूप में प्रयोग करते हैं। एआई का उपयोग हम ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन लैंग्वेज ट्रांसलेशन में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट हो गया जो कि प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण पर आधारित है। यह एआई का प्रमुख अनुप्रयोग है। मैनुअल डेटा एंट्री, हार्डवेयर निर्माण और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एआई के बजाय अन्य तकनीकों या मैनुअल प्रोग्राम के अधिक संबंधित है। हालांकि एआई इन क्षेत्रों में भी सहायता कर रहा है या कर सकता है। चलिए एआई में डीप लर्निंग किस पर आधारित है? ठीक है, अभी देखिए मशीन लर्निंग पर बात हुई, अब डीप लर्निंग की बात करेंगे तो ये आधारित है न्यूरल नेटवर्क्स पर। किस पर आधारित होता है? न्यूरल नेटवर्क। याद रखिएगा डीप लर्निंग मान के चलिए कि जैसे मानव मस्तिष्क के अंदर काम करता है, ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं, तो उसी हिसाब से मशीन लर्निंग के अंतर्गत एक डीप लर्निंग होता है, उसको और फिल्टराइड किया गया है, ठीक है। और ये एआई के ही सब सेट है, ठीक है। तो डीप लर्निंग एक तरीके से न्यूरॉन के तरीके से काम करता है, ज़्यादा अधिक सोचता है, तो उसको न्यूरल नेटवर्क के रूप में कह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बस डीप लर्निंग जो होता है मशीन लर्निंग का एक उप क्षेत्र होता है, ठीक है। मशीन लर्निंग है उसके अंतर्गत जो है सीखा जाता है, लर्निंग कराया जाता है, तो उसको डीप लर्निंग कहते हैं, जो कि एक कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है, ठीक है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। यह जो होता है नेटवर्क मानव मस्तिष्क की संरचना से प्रेरित होता है और जटिल पैटर्न को पहचानने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए डीप लर्निंग का उपयोग छवि पहचान यानी इमेज रिकॉग्निशन और वॉइस असिस्टेंट जैसे सीरी में किया जाता है, ठीक है। नियम आधारित प्रोग्रामिंग पारंपरिक एआई से संबंधित है, जबकि डेटाबेस क्वेरी मैनुअल कोडिंग जो दिया गया डीप लर्निंग से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीप लर्निंग का आधार क्या है? डीप लर्निंग का आधार क्या है? तो अभी ऊपर इसके बारे में बात हुआ, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क का आधार है, ठीक है। डीप लर्निंग आप देखिएगा न्यूरल नेटवर्क मार दीजिएगा, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डीप लर्निंग जो है कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है, रोसेव की तरह यह काम करता है और यह नेटवर्क मानव मस्तिष्क की संरचना से प्रेरित है। कई परतों से बने होते हैं जो डेटा से जटिल पैटर्न सीखते हैं। नियम आधारित प्रोग्रामिंग
पारंपरिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित है, जबकि डाटाबेस मैनेजमेंट और मैनुअल डेटा एनालिसिस डीप लर्निंग से संबंधित नहीं है। चलिए, डीप लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो डीप लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए हमें सबसे पहले बड़ी मात्रा में लेबल किया हुआ डेटा चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, प्रभावी ढंग से अगर प्रशिक्षित करना है डीप लर्निंग मॉडल को तो बड़ी मात्रा में लेबल किए डेटा जैसे कि छवियां, उनके लेबल की आवश्यकता होती है। ये मॉडल डेटा से पैटर्न सीखते हैं और अधिक डेटा होने से उनकी सटीकता बढ़ती है। छोटी मात्रा में डेटा पर्याप्त नहीं होता और बिना डेटा के प्रशिक्षण संभव नहीं है। हार्डवेयर संसाधन जैसे जीपीयू भी महत्वपूर्ण है, लेकिन प्राथमिक आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डीप लर्निंग का एक सामान्य अनुप्रयोग है? इनमें से तो इमेज रिकॉग्निशन करना, ठीक है, छवियों की पहचान करना, चित्रों की पहचान करना, इसका एक सामान्य कार्य में लिया जाता है डीप लर्निंग को। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके अन्य बात करें तो फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है, चेहरा पहचान करना, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, मेडिकल इमेज एनालिसिस, ये सभी जो है काम डीप लर्निंग के माध्यम से अभी किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। डीप लर्निंग में कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी CNN का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डीप लर्निंग में अगर हम देखेंगे तो उसमें इस नेटवर्क का उपयोग जो है हम करते हैं छवि और वीडियो प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कन्वोल्यूशनल नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क यानी कि CNN विशेष रूप से छवि और वीडियो डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये छवियों यानी कि चित्रों में, इमेज में स्थानिक पैटर्न जैसे किनारे, आकार, विशेषताएं, फीचर्स जो है उनको पहचानते हैं। उदाहरण के लिए CNN का उपयोग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड स्वचालित ड्राइविंग सिस्टम में भी होता है, मतलब जो ऑटोमेटिक कार जो होती चलती है ना, उसमें भी प्रयोग किया जाता है, इनका अनुप्रयोग है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए अगर देखा जाए तो आमतौर पर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या फिर ट्रांसफार्मर्स का उपयोग किया जाता है। अगर टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डीप लर्निंग मॉडल में ओवर फिटिंग का क्या अर्थ है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है। डीप लर्निंग मॉडल में ओवर फिटिंग का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है मॉडल प्रशिक्षण डेटा पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन नए डेटा पर खराब। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओवर फिटिंग का अर्थ। ठीक है, ओवर फिटिंग का तब होता है जब डीप लर्निंग मॉडल प्रशिक्षण डेटा को बहुत अच्छी तरह से सीख लेता है, जिसमें नॉइस यानी कि शोर शराबा, शोरगुल और अनावश्यक विवरण भी शामिल होते हैं, लेकिन यह नए अनदेखे डेटा पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता। इससे मॉडल की सामान्यीकरण क्षमता कम हो जाती है और ओवरफिटिंग को कम करने के लिए तकनीकें जैसे ड्रॉप आउट, डेटा वृद्धि और नियमितीकरण का जो है क्या उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सी परत डेटा के इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जो है जिम्मेदार होती है? तो वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, लेयर के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होती है। और ये छठवीं परत होती है जो कि डेटा के प्रारूपण यानी फॉर्मेटिंग, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जो है जिम्मेदार होती है। ठीक है, यह लेयर जो होती है सुनिश्चित करती है कि डेटा को एक प्रारूप में प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, एक प्रारूप माने फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाए जो एप्लीकेशन लेयर समझ सके। ठीक है, उदाहरण के लिए SSL TLS प्रोटोकॉल जो है इस परत पर यानी इस लेयर पर कार्य करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है। ट्रांसपोर्ट लेयर किसके लिए? विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होती है। सेशन लेयर जो होता है सेशन मैनेजमेंट के लिए कार्य करती है। एप्लीकेशन लेयर जो है यूजर्स के लिए इंटरफेस प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें नेटवर्क नेटवर्क लेयर जो होता है वो तीन प्रकार की होती है। ठीक है, तीसरी परत होती है नेटवर्क लेयर जो होती है, तीसरी लेयर होती है जो कि डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक रूट करने के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे कि IP की बात करें, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इस लेयर का मुख्य प्रोटोकॉल होता है जो पैकेट्स को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उपयोग करता है। TCP ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करता है। FTP एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। ईथरनेट जो होता है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। तो ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर टाइप पूछे जाएंगे, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी परत है डेटा लिंक लेयर जो कि नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर और एरर कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर ये क्या होती है? डेटा को फ्रेम में व्यवस्थित करती है। फ्रेम सिंक्रोनाइजिंग करना, त्रुटियों की पहचान करना, करेक्शन करना ये सुनिश्चित करती है। इसमें प्रोटोकॉल जैसे ईथरनेट और मैक इस प्रकार करते हैं। तो डेटा का रूटिंग जो होता है नेटवर्क लेयर का कार्य है। एनक्रिप्शन प्रेजेंटेशन लेयर का कार्य है। संत्र प्रबंधन जो होता है सेशन लेयर का कार्य है।
उसके बाद सातवीं परत आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। इसमें यूजर्स और नेटवर्क के बीच इंटरफेस प्रदान करती है। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस परत पर कार्य करता है और वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग होता है। अन्य उदाहरण फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP और DNS है। अब TCP जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करता है, IP नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है, और ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। फिर आ जाता है फिजिकल लेयर, जो पहली परत होती है। फिजिकल लेयर जो होती है ये OSI मॉडल की सबसे निचली परत होती है, ठीक है। तो ये की अगर हम बात करेंगे तो ये डेटा को बिट्स के रूप में भौतिक माध्यम जैसे केबल, फाइबर या वायरलेस के माध्यम से ट्रांसमिट करने के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। यह लेयर हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि कनेक्टर्स, केबल्स और स्विच से संबंधित होती है। रूटिंग जो होता है नेटवर्क लेयर का कार्य है। सत्य प्रबंधन सेशन लेयर डेटा प्रारूपण प्रेजेंटेशन लेयर का कार्य है। फिर चौथी परत आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करेंगे तो ये चौथी लेयर होती है डेटा ट्रांसमिशन की विश्वसनीयता और फ्लो कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। TCP एक विश्वसनीय प्रोटोकॉल है जो डेटा की डिलीवरी सुनिश्चित करता है, त्रुटि में सुधार करता है, ठीक है। UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो होता है तेज होता है लेकिन अविश्वसनीय ट्रांसमिशन प्रदान करता है, ठीक है। IP नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। ICMAP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो है ये नेटवर्क डायग्नोसिस के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो लेयर बहुत जरूरी है पढ़ना, लेयर से क्वेश्चन बनेंगे इसलिए इसमें थोड़ा सा विस्तार से दिया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, दो प्रकार की मेमोरी होती है। इसमें से कौन सी मेमोरी आपकी वोलाटाइल मेमोरी है। अब अगर वो मेमोरी वोलाटाइल है तो और जो ऑप्शन दिया गया वो नॉन वोलाटाइल होगा। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रैम, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। वोलाटाइल मेमोरी मतलब कि वह मेमोरी जो पावर बंद होने पर अपना डेटा क्या होता है खो देती है, तो उसको कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है क्योंकि इसमें स्टोर डेटा पावर सप्लाई होने पर मिट जाता है। सप्लाई जब बंद होती है तब क्या होता है, मिट जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है क्योंकि इसमें डेटा परमानेंट जो है क्या होता है इसमें स्टोर रहता है, इसमें मिटता नहीं है डेटा, ठीक है। जब तक कि डिलीट ना किया जाए या मिटाया ना जाए तब तक मिटता नहीं है, तो इस तरीके से होता है। अब हार्ड डिस्क और फ्लैश मेमोरी भी नॉन वोलाटाइल है क्योंकि ये भी पावर बंद होने पर अपना डेटा जो है बनाए रखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है। इसमें से सबसे तेज मेमोरी जो है वो है कैश मेमोरी। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। कैश मेमोरी क्या है, सबसे तेज होती है, ठीक है, क्योंकि ये CPU के बहुत करीब होती है और डेटा को बहुत तेजी से एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर SRAM यानी स्टैटिक रैम से बनी होती है जो रैम की तुलना में तेज होती है। रैम तेज होती है लेकिन कैश मेमोरी से धीमी होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क और SSD जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो प्राइमरी मेमोरी में जो है बहुत धीमे होते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU के सबसे नज़दीक होती है। तो CPU के सबसे नज़दीक ऊपर बताया भी कैश मेमोरी हो जाएगी। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे सस्ती होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए इनमें से सबसे सस्ती मेमोरी हार्ड डिस्क है, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है, हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क जो होता है सबसे, क्योंकि ये सबसे बड़ी मात्रा में डेटा को कम लागत में स्टोर कर सकती है। ये सेकेंडरी स्टोरेज का हिस्सा है। प्रति जीबी लागत के मामले में अन्य मेमोरी जैसे कि रैम, कैश, रजिस्टर हो गया इससे सस्ती होती है। कैश मेमोरी और रजिस्टर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि ये छोटी मात्रा में डेटा स्टोर करते हैं और बहुत तेज होते हैं, ठीक है। रैम भी हार्ड डिस्क की तुलना में महंगी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अटैक का प्रकार है इनमें से। साइबर अटैक के प्रकार की बात करेंगे तो देखिए जब साइबर अटैक की बात करेगा तो आप फिशिंग लगाइएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। फिशिंग, फिशिंग क्या है, फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक होता है जिसमें हमलावर क्या करता है, फिशिंग में आपको फर्जी ईमेल भेजेगा, टेक्स्ट मैसेज भेजेगा या वेबसाइट के जरिए यूजर्स को धोखा देकर उनकी संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराते हैं, तो उनको कहा जाता है फिशिंग, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, फिशिंग। आपको फर्जी ईमेल आएगा और उस पर क्लिक करने के लिए कहा जाएगा या फिर टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा, तो उसको फिशिंग कहते हैं। इनक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन जो होता है डेटा को सुरक्षित करने की एक तकनीक होती है। डीबगिंग क्या है, तो सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को ठीक करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। डेटा कंप्रेशन क्या है कि डेटा के आकार को कम करने की तकनीक है, तो यहाँ पे फिशिंग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डीडॉस अटैक का पूरा नाम क्या है, डीडॉस अटैक का पूरा नाम बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस इसका फुल फॉर्म है। ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि एक साइबर अटैक है, ये क्या है, एक साइबर अटैक है
जिसमें हमलावर कई स्रोतों से, जैसे सर्वर हो गया, वेबसाइट है या फिर नेटवर्क पर भारी मात्रा में ट्रैफिक भेजकर उसे अनअवेलेबल कर देते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, वैध उपयोगकर्ताओं को सेवा से वंचित करना होता है। तो यहाँ पे डीडॉस के बारे में होगा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक यूजर्स के जानकारी के बिना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है? तो वो कौन सा साइबर अटैक है जो कि यूजर्स के बिना जानकारी के वो इंस्टॉल हो जाता है? तो वो होता है मेलवेयर। उसको क्या कहते हैं? मेलवेयर कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेलवेयर मतलब कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इसका फुल फॉर्म है। एक साइबर अटैक का प्रकार है जो उपयोगकर्ता की जानकारी या सहमति के बिना उनके डिवाइस पर इंस्टॉल हो जाता है। इसमें वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, रैंसमवेयर आदि शामिल है जो डेटा चुराने, सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अन्य हानिकारी गतिविधियों के लिए जो है क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था ब्रूट फोर्स अटैक। इसका मतलब है ये पासवर्ड करेक्ट करने की तकनीक होती है। एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है ये डेटाबेस को जो है टारगेट करता है। ठीक है, मैन इन द मिडिल अटैक जो होता है डेटा ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट करता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक डेटाबेस को जो है क्या करता है, लक्षित करता है? तो साइबर अटैक इनमें से अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो डेटाबेस को लक्ष्य करने वाला एसक्यूएल इंजेक्शन लगा देते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन एक साइबर अटैक है जिसमें हमलावर वेबसाइट के इनपुट फील्ड जैसे लॉगिन फॉर्म में दुर्भावनापूर्ण एसक्यूएल कोड डालकर डेटाबेस से संवेदनशील जानकारी जैसे चुरा लेते हैं और डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, फिशिंग उपयोगकर्ताओं को धोखा देने पर केंद्रित है। डीडॉस अटैक जो होता है सर्वर को ओवरलोड करने का लक्ष्य करता है। स्पाईवेयर जो होता है ये यूजर्स की गतिविधियों पर नजर रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंसम क्या करता है? रैंसमवेयर क्या करता है? 25 का आंसर। रैंसमवेयर की अगर बात करते हैं तो ये जो है क्या करता है, डेटा को इनक्रिप्ट करके फिरौती मांगता है। ठीक है, रैंसम मतलब ही होता है फिरौती मांगना। तो यहाँ पे डेटा को इनक्रिप्ट करेगा, इसके बाद तो आपसे फिरौती मांगेगा। रैंसम एक प्रकार का मेलवेयर है जो यूजर्स के डेटा या सिस्टम को इनक्रिप्ट कर देता है और इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए जो है फिरौती मांग करता है। ठीक है, और यह साइबर अटैक संगठन और व्यक्तियों के लिए गंभीर खतरा है। यूजर्स की गतिविधियों को ट्रैक करना स्पाईवेयर कहते हैं। पासवर्ड क्रैक करने के लिए पूछा जाएगा तो ब्रूट फोर्स अटैक से संबंधित होगा। वेबसाइट को अनुपलब्ध कराना तो डीडॉस अटैक का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन इन द मिडल यानी MITM अटैक का मुख्य लक्ष्य क्या है? MITM का अटैक का मुख्य लक्ष्य होता है संचार को इंटरसेप्ट करना और डेटा को चुराना। ठीक है, MITM पूछेगा तो आप बी पार्ट लगा दीजिएगा। ठीक है, MITM क्या होगा? बी पार्ट हो जाएगा, संचार को इंटरसेप्ट करना और डेटा को चुराना। ठीक है, MITM अटैक में हमलावर दो पक्ष हो जैसे कि यूजर और सर्वर के बीच संचार को इंटरसेप्ट करता है और डेटा जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुरा लेता है। यह आमतौर पर असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क पर होता है। ठीक है, डेटा डिलीट करना MITM का लक्ष्य नहीं है। सर्वर को ओवरलोड करना डीडॉस अटैक से संबंधित है। फर्जी ईमेल भेजना वो फिशिंग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये थोड़ा थोड़ा कुछ है जो आपको जानना जरूरी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय साइबर अटैक से बचाव में मदद करता है? इनमें से 27 के अगर आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट करना, जिससे आपको साइबर अटैक से क्या है, बचाव में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या? तो अभी इसके बारे में ऊपर बहुत सारे 3 से 4 क्वेश्चन बात है। ब्रूट फोर्स अटैक की बात है तो ये क्या करता है? पासवर्ड या क्रेडेंशियल को क्रैक करता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक में हमलावर सभी संभावित पासवर्ड संयोजनों को आजमाकर उपयोगकर्ता के क्रेडेंशियल जैसे पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करता है। ये समय लेने वाली प्रक्रिया है लेकिन कमजोर पासवर्ड वाले सिस्टम इसके लिए अति संवेदनशील होते हैं। डेटा इनक्रिप्ट करना रैंसमवेयर से संबंधित है। सर्वर को अनुपलब्ध कराना ये डीडॉस का काम होता है। डेटा मैनिपुलेट करना ये एसक्यूएल इंजेक्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? पेशेवर नेटवर्किंग के लिए इनमें से हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, लिंक्डइन हो जाएगा आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो पेशेवर नेटवर्किंग, जॉब सर्च, करियर डेवलपमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। यूजर्स अपने रिज्यूमे, स्किल्स और प्रोफेशनल्स उपलब्धियों को इसमें साझा करते हैं। इंस्टाग्राम जो है फोटो और वीडियो शेयरिंग के लिए होता है। टिकटॉक शॉर्ट वीडियो कंटेंट पर केंद्रित है। स्नैपचैट जो है अस्थायी मैसेज और स्टोरीज के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्विटर जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्य उपयोग क्या है? तो ये ट्वीट्स को साझा कर, संदेश, छोटे संदेश जिसको ट्वीट्स कहा जाता है, उसको साझा करना इधर से उधर। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, ट्विटर जो कि अब एक्स के नाम से जानते हैं, ये माइक्रो ब्लॉगिंग
क्या है, प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स 280 कैरेक्टर तक अक्षर तक छोटे संदेश साझा करते हैं, जैसे समाचार, राय, ट्रेंड्स को तुरंत साझा करने के लिए लोकप्रिय है। लंबे ब्लॉग पोस्ट मीडियम या वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म के लिए उपयुक्त है। वीडियो स्ट्रीमिंग जो है यूट्यूब या ट्विच का कार्य करते हैं। प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से वीडियो कंटेंट पर केंद्रित है? तो वो है वीडियो कंटेंट पर यूट्यूब। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यूट्यूब। ठीक है, फेसबुक जो है ये सामान्य सोशल नेटवर्क और विभिन्न कंटेंट के लिए है। पिंटरेस्ट जो दिया गया है ये है इमेज बेस्ड प्रेरणा और आइडियाज के लिए है। रेडिट की बात करें डिस्कशन फोरम और टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 32, इंस्टाग्राम की मुख्य विशेषता क्या है? तो वहाँ पे क्या करते हैं, फोटो और शॉर्ट वीडियो को अभी साझा कर रहे हैं 32, तो का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट है। इंस्टाग्राम जो है विजुअल बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और जो कि फोटो, शॉर्ट वीडियो जैसे रील्स हो गया और स्टोरीज को साझा करने के लिए जाना जाता है। यह फैशन, लाइफस्टाइल और क्रिएटिव कंटेंट के लिए लोकप्रिय है। लंबे टेक्स्ट पोस्टिंग, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए उपयुक्त है। प्रोफेशनल प्रोफाइल लिंक्डइन का कार्य है। गेमिंग, स्ट्रीम, ट्विच जैसे प्लेटफॉर्म पर होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म यूजर्स को सबरेडिट के माध्यम से डिस्कशन में भाग लेने की अनुमति देता है? ठीक है, सब रेडिट्स के माध्यम से डिस्कशन में भाग लेने की अनुमति देता है, वो है रेडिट। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, स्नैपचैट जो होता है ये क्या है, स्टोरीज और मैसेजिंग पर केंद्रित। व्हाट्सएप मैसेजिंग और कॉलिंग ऐप। टिकटॉक शॉर्ट वीडियो कंटेंट के लिए होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टोरीज फीचर के लिए जाना जाता है? स्टोरीज फीचर के लिए जाना जाने वाला प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, ट्विटर में स्टोरीज की जगह फ्लीट्स था जो अब बंद हो चुका है। लिंक्डइन और यूट्यूब में स्टोरी फीचर प्रमुख नहीं है। अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया साइट्स पर हैशटैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो होता है हैशटैग इस तरीके से, ये कंटेंट को कैटेगराइज करने के लिए और खोजने के लिए करते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, और ये अधिकतर जो है ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर कंटेंट को कैटेगराइज करने और खोजने योग्य बनाने के लिए करते हैं। इसमें यूजर्स क्या है, विशिष्ट विषय और ट्रेंड से संबंधित पोस्ट ढूंढने में मदद करता है। प्रोफाइल प्राइवेट करना, एनक्रिप्शन, विज्ञापन ब्लॉक करना हैशटैग के कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से मैसेजिंग और कॉलिंग के लिए उपयोग होता है? मैसेजिंग और कॉलिंग के लिए उपयोग होने वाला इसमें से वो है व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप हो जाएगा आंसर। यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप का काम है वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और ग्रुप चैट सभी व्हाट्सएप से होता है। ठीक है, पिंटरेस्ट जो है ये इमेज बेस्ड प्रेरणा है के लिए होता है। वीडियो कंटेंट के लिए यूट्यूब, और ट्विटर या एक्स जो है माइक्रो ब्लॉगिंग या सार्वजनिक पोस्ट के लिए फेमस है। अगला प्रश्न, डिजिटल वॉलेट का मुख्य कार्य क्या है? डिजिटल वॉलेट का मुख्य कार्य है ऑनलाइन भुगतान करना और वित्तीय जानकारी स्टोर करना। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर या ऐप होता है डिजिटल वॉलेट जो यूजर्स को वित्तीय जानकारी जैसे कि क्रेडिट, डेबिट कार्ड डिटेल्स, बैंक खाता स्टोर करने और ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान करने की सुविधा देता है। जैसे कि अगर आप उदाहरण में देखें तो पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, आपका डिजिटल वॉलेट है। डेटा इनक्रिप्शन जो होता है सुरक्षा तकनीक होती है, डिजिटल वॉलेट में ये उपयोग हो सकती है, लेकिन ये इसका मुख्य कार्य नहीं है। बाकी दिया गया वेबसाइट होस्टिंग और सोशल मीडिया प्रबंधन ये डिजिटल वॉलेट से असंबंधित है, मतलब ये दोनों डिजिटल वॉलेट से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल वॉलेट के उदाहरण है? ठीक है, डिजिटल वॉलेट के उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा, 38 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, पेपाल। ठीक है, ये अमेरिकन कंपनी है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये एक डिजिटल वॉलेट है जो ऑनलाइन भुगतान करता है, पैसे ट्रांसफर करना सब पेपाल से होता है। ठीक है, रेजर पे, स्ट्रिप और सीसी एवेन्यू जो दिया गया है ये पेमेंट गेटवे है। ठीक है, जो व्यापारियों को ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने में मदद करते हैं, लेकिन ये डिजिटल वॉलेट नहीं है। तो ये डिफरेंस है। पेमेंट गेटवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेमेंट गेटवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, पेमेंट गेटवे का मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन लेनदेन को सुरक्षित रूप से प्रोसेस करना। ठीक है, तो आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट है। पेमेंट गेटवे एक ऐसी तकनीक होती है जो ऑनलाइन लेनदेन को सुरक्षित रूप से प्रोसेस करती है। ये ग्राहक और व्यापारी के बीच मध्यस्थ यानी मीडिएटर के रूप में कार्य करता है। डेबिट, क्रेडिट कार्ड या अन्य भुगतान विधियों से भुगतान सत्यापित और प्रोसेस करता है। उदाहरण के लिए रेजर पे और स्ट्राइप ये सभी क्या है, आपके जो है पेमेंट गेटवे के रूप हैं। ठीक है, वित्तीय जानकारी स्टोर करना डिजिटल वॉलेट का कार्य है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग पेमेंट गेटवे से असंबंधित है, मतलब कि इनका कोई लेना देना नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वॉलेट यूपीआई आधारित भुगतान का समर्थन करता है इसमें से? तो वो है गूगल पे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
जो कि यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो भारत में ये आधारित भुगतान का समर्थन करता है। ये यूजर्स को त्वरित और सुरक्षित बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। बाकी पेपाल, एप्पल पे, वेनमो ये मुख्य रूप से अन्य भुगतान विधि जैसे कार्ड या डायरेक्ट ट्रांसफर पर केंद्रित होता है और भारत में यूपीआई का समर्थन नहीं करते। अगला प्रश्न, पेमेंट गेटवे और डिजिटल वॉलेट में क्या अंतर है? पेमेंट गेटवे डिजिटल वॉलेट में अगर अंतर की बात करेंगे तो पेमेंट गेटवे भुगतान प्रोसेस करता है जबकि डिजिटल वॉलेट जानकारी स्टोर करता है। तो ये हो जाएगा इसका सही। ठीक है, डिजिटल वॉलेट लेन देन प्रोसेस करता है जबकि पेमेंट गेटवे जानकारी स्टोर करता है। तो गलत हो जाएगा, आंसर सिर्फ ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेमेंट गेटवे भारत में लोकप्रिय है? इनमें से तो रेजर पे हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन करेक्ट है। बिग पेमेंट जो गेटवे की बात करेगा तो रेजर पे जो लोकप्रिय पेमेंट गेटवे है। ठीक है, और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सभी डिजिटल वॉलेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल वॉलेट में उपयोग होने वाली सुरक्षा तकनीक क्या है? डिजिटल वॉलेट में उपयोग होने वाली सुरक्षा तकनीक क्या है? इनमें से तो वो हो जाएगा एनक्रिप्शन। क्या होता है? एनक्रिप्शन के माध्यम से होता है सुरक्षा। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, एनक्रिप्शन क्या है कि एक सुरक्षा तकनीक है जो सिक्योरिटी टेक्निक है जो डिजिटल वॉलेट में यूजर्स की वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह डेटा को कोड में बदल देता है जिसे केवल अधिकृत पक्ष ही डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट से संबंधित, ना कि सुरक्षा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वाला पेमेंट गेटवे दोनों रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का? ये भी बढ़िया है क्योंकि दोनों का कार्य कौन करता है? तो वो है पेटीएम। कौन सा है? पेटीएम। आंसर यहाँ पे ए पार्ट है। पेटीएम जो है भारत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल वॉलेट और पेमेंट गेटवे ये दोनों का काम जो है मुख्य रूप से करता है। ठीक है, स्ट्राइप, CCAvenue केवल पेमेंट गेटवे है, गूगल पे मुख्य रूप से डिजिटल वॉलेट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण है? ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग जो कि मशीन लर्निंग के प्रकार है। सुपरवाइज्ड लर्निंग की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है क्या है? ये इमेज क्लासिफिकेशन करता है। क्या करता है? इमेज क्लासिफिकेशन करता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। सुपरवाइज लर्निंग में मॉडल को लेबल डेटा यानी इनपुट और सही आउटपुट पर प्रशिक्षित किया जाता है। इमेज क्लासिफिकेशन इसका उदाहरण है जहां मॉडल को इमेज और उनके लेबल जैसे कुत्ता या बिल्ली के साथ प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो नई छवियों को सही ढंग से वर्गीकृत करते हैं। क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज लर्निंग का एक हिस्सा है क्योंकि इसमें लेबल्स नहीं होते। ठीक है, PCA भी क्या है? अनसुपरवाइज लर्निंग का तकनीक है जो डेटा आयाम को कम करने के लिए उपयोग करती है। और रिवार्ड बेस्ड गेम जो है री इन्फोर्समेंट लर्निंग से संबंधित है। आपको रिवार्ड बेस्ड गेम पूछा जाएगा तो आप री इन्फोर्समेंट लर्निंग लगाएंगे। और PCA ये अनसुपरवाइज लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, और इमेज क्लासिफिकेशन ये सुपरवाइज लर्निंग हो जाएगा। PCA मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। चलिए, अनसुपरवाइज लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनसुपरवाइज लर्निंग क्या करता है? डेटा से पैटर्न का या समूह ढूंढता है। ठीक है, डेटा से पैटर्न या फिर समूह ढूंढता है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अनसुपरवाइज लर्निंग में मॉडल को बिना लेबल डेटा के प्रशिक्षित किया जाता है। इसका उद्देश्य डेटा में छिपे पैटर्न, समूह यानी कि क्लस्टर और संरचनाओं को खोजना। उदाहरण क्लस्टरिंग की बात करेंगे जैसे ग्राहकों को उनकी खरीदारी के आधार पर समूहों में बांटना। लेबल डेटा के आधार पर भविष्यवाणी ये सुपरवाइज लर्निंग का कार्य है। और रिवार्ड बेस्ड निर्णय जो होता है री इन्फॉर्मेंट लर्निंग से संबंधित है। और डेटा इंक्रिप्शन जो होता है मशीन लर्निंग से असंबंधित है, मतलब इनका कोई लेना देना नहीं डेटा इंक्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, री इन्फॉर्मेंट लर्निंग के मॉडल किस आधार पर आधारित है? तो अभी ऊपर बात हुआ किस पर? रिवार्ड बेस्ड। ठीक है, रिवार्ड बेस्ड। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग में एक एजेंट पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करता है और अपने कार्यों के लिए प्राप्त रिवार्ड या पनिशमेंट अगर कर लेगा तो रिवार्ड पाएगा, नहीं कर पाएगा तो पनिशमेंट के आधार पर सीखता है। ठीक है, तो इसका लक्ष्य है रिवार्ड को अधिकतम करना। ठीक है, उदाहरण एक रोबोट जो मेज से बचते हुए चलना सीखता है। लेबल डेटा सुपरवाइज लर्निंग के लिए जो उपयोग होता है। ठीक है, और क्लस्टरिंग और आयाम कम करना अनसुपरवाइज लर्निंग से संबंधित है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुपरवाइज लर्निंग का उपयोग करता है? इनमें से सुपरवाइज लर्निंग का उपयोग इनमें से अगर देखा जाए तो स्पैम ईमेल डिटेक्शन करना यह सुपरवाइज लर्निंग का काम है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, स्पैम ईमेल डिटेक्शन सुपरवाइज लर्निंग के लिए उपयोग होता है क्योंकि मॉडल को लेबल डेटा ईमेल जो कि स्पैम या नॉन स्पैम के रूप में चिन्हित है उस पर प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो नए ईमेल को सही ढंग से वर्गीकृत कर सके। तो सुपरवाइज डेटा सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत ईमेल डिटेक्शन आ जाएगा, स्पैम ईमेल डिटेक्शन। बाकी दिया गया है ग्राहक सेगमेंटेशन अनसुपरवाइज लर्निंग, तो क्लस्टरिंग का उदाहरण। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग का उदाहरण है। अनामली डिटेक्शन आमतौर पर अनसुपरवाइज लर्निंग का उपयोग करता है।
टेस्ट समरीकरण सेमी जो है सुपरवाइज या फिर अनसुपरवाइज तकनीकों पर आधारित हो सकता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अनसुपरवाइज लर्निंग का उदाहरण में से, तो अनसुपरवाइज लर्निंग के उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है के मीन्स क्लस्टरिंग, ठीक है, के मीन्स क्लस्टरिंग जो है अनसुपरवाइज लर्निंग का उदाहरण है। के मीन्स क्लस्टरिंग जो है एक तकनीक है अनसुपरवाइज लर्निंग का जो डेटा को बिना लेबल या समूहों के विभाजित करती है। इसका उपयोग डेटा में समानताएं खोजने के लिए होता है, जैसे ग्राहक व्यवहार विश्लेषण से, ऊपर वही लिखा है। बाकी अन्य उदाहरण जो दिया गया स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन जो है सुपरवाइज लर्निंग का उदाहरण है। चैटबॉट प्रशिक्षण आमतौर पर सुपरवाइज या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर आधारित होता है। सेंटिमेंट एनालिसिस जो है सुपरवाइज लर्निंग पर का उपयोग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक समान उपयोग क्या है इनमें से, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का समान उपयोग है स्वायत्त वाहन प्रशिक्षण, ठीक है। स्वचालित गाड़ी जो ऑटोमेटिक कार वार चलता है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक समान उदाहरण है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग में मुख्य अंतर क्या है, ठीक है, बताना है। तो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज की बात करेंगे तो सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा होता है और अनसुपरवाइज में नहीं होता, तो यही मुख्य अंतर है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक प्रमुख घटक है, तो वो हो जाता है रिवार्ड फंक्शन एंड पनिशमेंट, ये दोनों रीइंफोर्समेंट में आते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बातें हो चुकी हैं बहुत बार। लॉस फंक्शन जो है ये सुपरवाइज लर्निंग में होता है, क्लस्टर सेंटर अनसुपरवाइज लर्निंग में होता है, लेबर डेटा सेट सुपरवाइज लर्निंग में है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, IPv4 और IPv6 में कौन सा प्रोटोकॉल 128 बिट एड्रेसिंग का उपयोग करता है, तो 128 बिट एड्रेसिंग का उपयोग IPv6 करता है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। IPv4 होता है ये 32 बिट एड्रेसिंग का उपयोग करता है, ठीक है। IPv4 जो है 32 बिट ऑपरेशन का क्या करता है, उपयोग करता है। इसमें लगभग 4.3 बिलियन यानी कि 2 की पावर 32 यूनिक एड्रेस प्रदान करता है। इसका प्रारूप दशमलव में होता है, जैसे कि 192.168.1.1 इस तरीके से होता है, ठीक है। और IPv6 से ही 128 बिट एड्रेसिंग का उपयोग करता है, जो बहुत अधिक संख्या में यूनिक एड्रेस होता है, यानी कि 2 की पावर 128 प्रदान करता है। इसका प्रारूप डेसिमल होता है, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है। इसीलिए केवल IPv6 ही 128 बिट एड्रेसिंग का उपयोग करता है। चलिए IPv4 एड्रेस में कितने ऑक्टेट होते हैं, पूछे गए क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बने हैं। तो IPv4 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 याद रखिएगा। इसमें ऑक्टेट कितने होते हैं, 4 होते हैं। IPv4 जो होता है 32 बिट होता है लंबे, इसका एड्रेस जो कि 4 ऑक्टेट यानी कि 8 बिट में प्रत्येक में होता है, विभाजित किया जाता है। प्रत्येक ऑक्टेट को जो है दशमलव संख्या के रूप में दर्शाया जाता है और डॉट से अलग किया जाता है, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं। IPv6 में जो है एड्रेस को 8 ब्लॉक प्रत्येक 16 बिट में विभाजित किया जाता है, लेकिन IPv4 में केवल 4 ऑक्टेट होते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा IPv6 का एक लाभ है इनमें से, तो अधिक एड्रेस स्पेस होता है IPv6 में, तो आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। IPv6 का लाभ की बात करेंगे, सबसे बड़ा यह लाभ है कि यह 128 बिट एड्रेसिंग का प्रदान करता है, जिससे लगभग असीमित संख्या में यूनिक एड्रेस उपलब्ध होते हैं, ठीक है। यह IPv4 के एड्रेस की कमी की समस्या को हल करता है। अन्य लाभों में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, बेहतर रूटिंग और IP सेकंड में सपोर्ट शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। नंबर क्वेश्चन है, IPv4 में निम्नलिखित में से कौन सा क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो 255.0.0. इस तरीके से क्या है, ये आपका क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिएगा। IPv4 में एड्रेस को विभिन्न क्लासेस ABCDE में विभाजित किया गया। क्लास ए में 100 से लेकर 126.000 तक ये जाता है रेंज इसका। डिफॉल्ट सबनेट जो इसका है मास्क है वो 255.0.0.0 इस तरीके से आता है, या फिर 8 आ जाता है, ठीक है। पहले ऑक्टेट का उपयोग नेटवर्क आईडी के लिए होता है और बाकी 24 बिट जो होता है होस्ट आईडी के लिए होता है। चलिए अगला जो इसमें दिया गया है 255 दो बार दिया गया, तो क्लास बी का डिफॉल्ट मास्क हो जाएगा। 255 तीन बार दिया, क्लास सी का डिफॉल्ट मास्क हो जाएगा। 255 और 255 और फिर 255, तो 4 बार है, तो ये होस्ट विशिष्ट मानक है। तो इस तरीके से इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 में आप कौन सा एड्रेस टाइप यूनिकास्ट एड्रेस का उदाहरण इनमें से, तो वो हो जाएगा 2001, ये डी पार्ट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट है। IPv6 में एड्रेस टाइप की बात करेंगे तो एक होता है यूनिकास्ट, एक होता है
मल्टीकास्ट, ठीक है। यूनिकास्ट जो होता है ये एक विशिष्ट डिवाइड को संबोधित करता है, जैसे ग्लोबल यूनिकास्ट, ठीक है। और एक ग्रुप को संबोधित करता है मल्टीकास्ट। उदाहरण के लिए आप ये F008 देखेंगे तो हम मल्टीकास्ट लगा देंगे, ठीक है। एनीकास्ट जो होता है एक निकटतम डिवाइस को संबोधित करता है। लिंक लोकल जो है स्थानीय नेटवर्क के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv4 की तुलना में IPv6 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल हटा दिया गया है। IPv6 में अब कौन सा प्रोटोकॉल इनमें से हटा दिया गया है ये बताना, ठीक है। ARP, ICMAP और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आगे TCP और UDP दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ARP को हटा दिया गया है। ARP जो होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल में मैक एड्रेस को IP एड्रेस में मैप करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो IPv6 में ARP को NDP यानी कि नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल में से बदल दिया गया है, जो ICMAP v6 पर आधारित है। तो ARP को हटा दिया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो अन्य विकल्प जो दिया गया है ICMAP PV6 या IPv6 में मौजूद है और NDP जैसे कार्यों के लिए उपयोगी है। TCP और UDP ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो IPv4 IPv6 दोनों के लिए उपयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन, TCP IP मॉडल में कितनी लेयर होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TCP और IP मॉडल में 4 लेयर होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है इसमें नेटवर्क इंटरफेस लेयर या फिर इसको लिंक लेयर कहते हैं। ये डेटा को फिजिकल नेटवर्क पर ट्रांसमिट करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे इथरनेट, वाईफाई। दूसरा होता है इंटरनेट लेयर, ये डेटा पैकेट को रूट करने और IP एड्रेसिंग के लिए जिम्मेदार है, जैसे IP प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। तीसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा ट्रांसफर की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, जैसे कि TCP और UDP हो गया। एप्लीकेशन लेयर चौथा होता है, जो कि यह है यूजर एप्लीकेशन के लिए प्रोटोकॉल प्रदान करता है, जैसे HTTP, FTP, DNS। तो 4 लेयर होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल TCP IP के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर से संबंधित है। TCP IP से ट्रांसपोर्ट लेयर के संबंधित है वो है TCP, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है, यह लेयर डेटा ट्रांसफर की विश्वसनीयता, फ्लो कंट्रोल और एरर करेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। इसके 2 मुख्य प्रोटोकॉल हैं, कौन कौन से हैं। इसके 2 मुख्य प्रोटोकॉल, इसमें TCP आता है जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन के लिए होता है। दूसरा UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन लेस और लेकिन तेज लेकिन कम विश्वसनीय होता है। तो 2 प्रकार के जो है प्रोटोकॉल हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत, याद रखिएगा, ठीक है। गलत विकल्प ऑप्शन ए जो दिया गया IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट से लेयर से संबंधित है। HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एप्लीकेशन लेयर से संबंधित है। ARP जो दिया गया है ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, ये नेटवर्क लेयर से इंटरफेस से संबंधित है। चलिए, TCP और UDP में मुख्य अंतर क्या, अभी ऊपर बात हुई। TCP और UDP में TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है जबकि UDP कनेक्शन लेस है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। TCP के उदाहरण तो HTTP, FTP, SMTP। UDP की बात करेंगे, इसका उदाहरण DNS और VoIP और स्ट्रीमिंग आदि होता है। चलिए, TCP और IP मॉडल में IP प्रोटोकॉल किस लेयर से संबंधित है, 62 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें से अगर देखा जाए तो सी पार्ट, ये इंटरनेट लेयर से संबंधित है IP प्रोटोकॉल, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट लेयर, यह लेयर डेटा पैकेट को स्रोत से गंतव्य तक रूट करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके मुख्य प्रोटोकॉल हैं, पहला आता है उसमें IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें IPv4 IPv6 का उपयोग करके एड्रेसिंग और रूटिंग किया जाता है। ICMAP, ये है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। एरर मैसेज और डायग्नोस्टिक्स के लिए होता है। ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, जो IP को मैक एड्रेस में मैप करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए, अन्य विकल्प जो दिया गया तो एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत HTTP FTP जैसे प्रोटोकॉल आता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP और UDP 2 लेयर हैं, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस लेयर में इथरनेट और वाईफाई आता है। तो ये सभी उदाहरण याद रखिएगा, यही से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट नंबर आमतौर पर HTTP के लिए उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। 63 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी पार्ट, ठीक है। HTTP के लिए 80 पोर्ट नंबर इस्तेमाल करा जाता है, तो ये बी पार्ट याद रखिएगा, ठीक है। पोर्ट 21 जो है ये FTP के लिए है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए है। पोर्ट 443 जो है HTTPS के लिए है, ठीक है। HTTP सिक्योर के लिए है, जो कि SSL और TLS का उपयोग करता है। पोर्ट 25 जो है SMTP के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, TCP में 3 वे हैंडशेक प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। TCP में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में 3 वे हैंडशेक प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, तो इसका मतलब कनेक्शन स्थापना करना। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला होता है SYN मतलब क्लाइंट सर्वर को सिंक्रोनाइज पैकेट भेजता है। दूसरा सिंक्रोनाइज एग यानी कि सिंक्रोनाइज एग मतलब सिंक्रोनाइज
एक्नॉलेजमेंट पैकेट के साथ जवाब देता है सर्वर, और फिर एक यानी क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजकर जो है एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजकर कनेक्शन की जो है पुष्टि करता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि दोनों डिवाइस डेटा ट्रांसमिशन के लिए तैयार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़कर डेटा साझा करना और उनका स्वचालन करना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, IoT एक जो है एक तकनीक है जो विभिन्न डिवाइसेस जैसे सेंसर, स्मार्ट उपकरण, वाहन को इंटरनेट से जोड़ती है ताकि वह डेटा एकत्र कर सकें, साझा कर सकें और स्वचालित निर्णय ले सकें। उदाहरण के लिए स्मार्ट होम डिवाइसेज जैसे कि स्मार्ट थर्मोस्टेट हो गया, तापमान डेटा एकत्र करते हैं और उसे क्लाउड पर भेजकर स्वचालित रूप से तापमान समायोजित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में जो दिया गया डेटा स्टोरेज IoT का उद्देश्य नहीं बल्कि इसका एक हिस्सा हो सकता है। ठीक है, IoT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक सीमित तक नहीं है। लागत कम करना IoT का परिणाम हो सकता है लेकिन प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल IoT डिवाइसेस के लिए समान रूप से उपयोग किया जाता है? तो वह है MQTT। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल करते हैं वो MQTT करते हैं। MQTT मतलब मैसेज क्वेइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, इसका फुल फॉर्म है। ये हल्का पब्लिक सब्सक्राइब आधारित प्रोटोकॉल है जो कम बैंडविड्थ और कम पावर वाले IoT डिवाइसेस के लिए आदर्श है। यह सेंसर डेटा को तेजी से और कुशलता से ट्रांसमिट करता है। HTTP जो होता है ये भारी होता है और IoT के लिए जो है कम उपयुक्त है, हालांकि कुछ मामलों में इसका उपयोग हो सकता है। FTP जो है ये फाइल ट्रांसफर के लिए होता है, IoT में इसके लिए कोई काम नहीं। SMTP जो है ये ईमेल के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्य जो IoT प्रोटोकॉल है वो याद रखिए, कोप है, ठीक है, जिगबी है और रो रा वैन है, तो ये सभी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। IoT का कौन सा अनुप्रयोग स्मार्ट सिटी में उपयोग होता है? तो इसके लिए स्मार्ट सिटी में प्रयोग होने वाला कौन सा इसमें से उपयोग होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट। आंसर क्या हो जाएगा? स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट। स्मार्ट सिटी में IoT की बात करेंगे तो IoT का उपयोग स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइटिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट में सेंसर और कैमरे ट्रैफिक डेटा एकत्र करते हैं जिससे ट्रैफिक लाइट्स को स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जाता है और जाम कम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT सिस्टम में सिक्योरिटी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो इसके लिए डेटा प्राइवेसी और अनधिकृत एक्सेस सबसे बड़ी चुनौती है। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, IoT में डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़े होते हैं जिससे डेटा प्राइवेसी और अनधिकृत हैकिंग की समस्या बढ़ती है। उदाहरण के लिए स्मार्ट होम डिवाइस को हैक करके व्यक्तिगत डेटा चुराया जा सकता है। समाधान क्या है? एन्क्रिप्शन करना, मजबूत पासवर्ड डालना और नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से IoT का एक प्रमुख घटक है? तो सेंसर और एक्चुएटर्स ये IoT का प्रमुख घटक होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्रमुख घटक की बात कर लेते हैं IoT के, जैसे कि सेंसर और एक्चुएटर्स हो गया। ठीक है, जैसे तापमान, गति, एक्चुएटर्स कार्य करते हैं जैसे मोटर चालू करना। कनेक्टिविटी हो गया, जैसे डिवाइसेस को क्लाउड या अन्य डिवाइसेस जोड़ने के लिए वाईफाई, ब्लूटूथ, लोरा ये सभी इस्तेमाल करना। डेटा प्रोसेसिंग, एकत्र डेटा का विश्लेषण करना क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से। यूजर इंटरफेस ये भी इसका एक घटक होता है। ठीक है, डेटा को देखने या नियंत्रित करने के लिए, जैसे मोबाइल ऐप, डैशबोर्ड हो गया। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया सामान्य सॉफ्टवेयर है, ये IoT का विशिष्ट घटक नहीं है। वेब ब्राउजर IoT का हिस्सा नहीं है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन ये IoT के लिए जरूरी नहीं है। चलिए, IoT में एज कंप्यूटिंग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है डेटा प्रोसेसिंग को डिवाइस के पास करना। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एज कंप्यूटिंग IoT उपकरणों में डेटा प्रोसेसिंग को उपकरण के करीब करने की तकनीक जिससे क्लाउड पर डेटा भेजने की आवश्यकता कम होती है। यह है लेटेंसी को कम करता है और बैंडविड्थ जो है बचाता है और रियल टाइम निर्णय लेने में मदद करता है, जैसे स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाभ क्या है? तो कम लेटेंसी, कम बैंडविड्थ उपयोग और तेज निर्णय लेना इसका जो है लाभ है। उदाहरण की बात करेंगे तो स्मार्ट कैमरा हो गया जो चेहरा पहचानने के लिए लोकल प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? तो ईमेल के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। यह है ईमेल सेंड करने के लिए उपयोग करते हैं। यह क्लाइंट से मेल सर्वर या एक मेल से दूसरे मेल सर्वर तक ईमेल ट्रांसफर करता है। अन्य विकल्प की बात करें तो POP3 जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3
इस ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करने और लोकल डिवाइस पर स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। IMAP जो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। ईमेल को सर्वर पर मैनेज करने और विभिन्न डिवाइस पर सिंक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। HTTP जो है ये वेब पेज है, ट्रांसफर के लिए ईमेल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को सर्वर पर स्टोर करके मल्टीपल डिवाइसेस पर सिंक करने की अनुमति देता है? तो वो है IMAP। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ईमेल में CC का क्या अर्थ है? ठीक है, डबल C जो होता है उसका अर्थ होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, और एक होता है BCC जिसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो CC कार्बन कॉपी CC फील्ड का उपयोग उन प्राप्तकर्ताओं को शामिल करने के लिए किया जाता है जिन्हें ईमेल की प्रति भेजी जाती है और लोग मुख्य प्राप्तकर्ता नहीं होते लेकिन उन्हें जानकारी के लिए सम्मिलित किया जाता है। एक होता है BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये प्राप्तकर्ताओं को ईमेल की प्रति भेजी जाती है लेकिन अन्य प्राप्तकर्ता ये नहीं देख सकते कि BCC में और कौन कौन शामिल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ईमेल सिक्योरिटी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग करते हैं? ईमेल सिक्योरिटी के लिए हम SSL या TLS का इस्तेमाल करते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ईमेल सिक्योरिटी के लिए SSL होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, इसका फुल फॉर्म, और TLS होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये प्रोटोकॉल ईमेल ट्रांसमिशन को एन्क्रिप्ट करके सिक्योर करते हैं ताकि डेटा को अनधिकृत व्यक्ति ना पढ़ सके, ठीक है। उदाहरण SMTP IMAP POP3 के सिक्योर वर्जन जैसे SMTPS, IMAPS और SSL TLS का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट पोर्ट SMTP के लिए उपयोग होता है? SMTP के लिए 25 नंबर याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर 110 जो है ये POP3 के लिए इस्तेमाल होता है। 143 यानी 143 IMAP के लिए, 143 ईमेल मैनेज करा जाता है। 443 HTTPS के लिए वेब ब्राउजिंग ईमेल से संबंधित, ये नहीं वेब ब्राउजिंग से संबंधित है। सिक्योर SMTPS के लिए जो है अगर देखा जाए तो पोर्ट 587 या 465 का उपयोग हो सकता है। पोर्ट नंबर जरूर याद रखिएगा, HTTP का पूछा गया था एक बार, तो इसीलिए HTTP का होता है 80 और HTTPS का अर्थ होता है इसका पोर्ट 443। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित सिक्योरिटी खतरा है इनमें से? तो इसमें से स्पैम ईमेल आता है, वो फिशिंग के जरिए आता है, अभी बात हुई है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिशिंग से खतरा, आंसर यहाँ पे फिशिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग क्या है, किसके लिए करते हैं? मेल मर्ज क्या होता है? एक ही डॉक्यूमेंट्स को कई प्राप्तकर्ताओं के लिए अनुकूलित करने के लिए किया जाता है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। मेल मर्ज जो होता है एक शक्तिशाली टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपलब्ध है। इसका उपयोग एक ही टेम्पलेट को कई यूजर्स के लिए अनुकूलित करने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंज सुविधा का कार्य क्या है? ट्रैक चेंज सुविधा का क्या कार्य है ये बताना है 78 नंबर क्वेश्चन। तो इसका मतलब होता है ट्रैक चेंज मतलब डॉक्यूमेंट्स में किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करना और उनका प्रदर्शित करना, शो करना एक कार्य होता है, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ट्रैक चेंजेस सुविधा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सहयोगी कार्य के लिए उपयोगी है। ये डॉक्यूमेंट्स में किए गए सभी परिवर्तन जैसे टेक्स्ट जोड़ना, हटाना या संपादन करना, इसको रिकॉर्ड करते हुए उन्हें रंगीन मार्कअप के साथ दिखाती है। इससे अन्य यूजर्स अपनी आसानी से अपने परिवर्तनों की समीक्षा कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फूटर का क्या किस लिए उपयोग होता है? पेज के ऊपरी और निचले हिस्से में सामग्री को जोड़ने के लिए हेडर और फूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो बी पार्ट इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये होता है टेक्स्ट के स्वरूप को एक समान और तेजी से लागू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 81 का। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी तालिका में विशिष्ट मान को खोजने और संबंधित मान लौटाने के लिए वी लुकअप का प्रयोग करते हैं, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, एक लोकप्रिय एक्सेल फंक्शन है जो किसी तालिका में पहले कॉलम में एक मान खोजता है, फिर उसी पंक्ति से संबंधित मान को किसी अन्य कॉलम से लौटाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+D शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो ऊपर के सेल की सामग्री को नीचे की सेल में कॉपी करने के लिए Ctrl+D किया जाता है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। फिल डाउन, Ctrl+D फिल डाउन शॉर्टकट एक्सेल में चयनित सेल में रेंज में ऊपर की सेल की सामग्री को भी जो चीज़ लिखी होती है उसको नीचे की सेल में कॉपी करने के लिए करते हैं, ठीक है। कॉपी के लिए इसे जनरली तो Ctrl+C है, डिलीट के लिए डिलीट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सेल के मानों के आधार पर स्वचालित रूप से स्वरूपण लागू करने के लिए करते हैं, आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है।
आंसर क्या है, ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में शक्तिशाली सुविधा है। सेल के मानों के आधार पर स्वरूपन जैसे रंग, फॉन्ट या बार हो गया, इसको लागू करती है। उदाहरण के लिए अगर आप 50 से अधिक अंकों को हरे रंग में हाईलाइट कर सकते हैं तो ये डेटा विश्लेषण को आसान बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ्रीज पेन उस सुविधा का क्या क्या है, तो स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों या कॉलम को स्थिर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ फंक्शन का क्या किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो किसी शर्त के आधार पर सेल के मानों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। सम इफ का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी सेल के मानों को जोड़ता है और लेकिन एक विशेष शर्त को पूरा करता है। ठीक है, तो उसको के लिए सम इफ का प्रयोग करेंगे। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किस लिए करा जाता है, तो स्लाइड्स के बीच एनिमेशन प्रभाव को जोड़ने के लिए करते हैं, तो आंसर ए पार्ट इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन पावर पॉइंट की एक सुविधा है जो स्लाइड्स के बीच स्विच होने पर एनिमेशन प्रभाव जोड़ती है। ये प्रेजेंटेशन को अधिक पेशेवर और आकर्षक बनाता है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल एम शॉर्टकट की उपयोग किसके लिए करते हैं, कंट्रोल एम शॉर्टकट की बात करेंगे। कंट्रोल एम शॉर्टकट की तो ये नई स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है, तो आंसर ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, कंट्रोल एस से सहेजने यानी सेव करने के लिए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल एम से तुरंत नई स्लाइड जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन पैन जो है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो स्लाइड पर एनिमेशन प्रभाव को प्रबंधित और अनुक्रमित करने के लिए करते हैं। बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है, स्लाइड मास्टर का उपयोग करते हैं हम सभी स्लाइड्स के लिए एक समान डिजाइन और स्वरूपन लागू करने के लिए, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेटर व्यू का उपयोग किस लिए होता है, प्रेजेंटेटर व्यू का उपयोग के लिए हम प्रस्तुतकर्ता जो होता है यानी प्रेजेंटेटर जो होता है नोट्स, टाइमर और अगली स्लाइड देखने की सुविधा देने के लिए करते हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिपबोर्ड का उपयोग किसके लिए करते हैं, क्लिपबोर्ड की बात करेंगे तो कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए करा जाता है, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों जैसे कि उसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट में क्लिपबोर्ड एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र होता है जो कंट्रोल+C या कंट्रोल+X कर दिए गए टेक्स्ट, चित्र या अन्य ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। इसके बाद में पेस्ट यानी कंट्रोल+B कमांड के साथ कहीं और चिपकाया जा सकता है। ठीक है, ऑफिस क्लिपबोर्ड एक समय में कई आइटम को स्टोर कर सकता है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में रिबन क्या क्या है, रिबन। ठीक है, तो रिबन की बात करेंगे तो ये एक टूल बार कमांड्स का एक ग्राफिकल इंटरफेस जो टैब्स में व्यवस्थित होता है, तो ये आंसर इसका बी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कौन सा से अनुप्रयोग में पीवेट टेबल सुविधा का उपयोग डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कौन से अनुप्रयोग में किया जाता है, तो ये किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। पीवेट टेबल किस में इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, एमएस एक्सेल, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है, सुपर कंप्यूटर जो होता है मौसम पूर्वानुमान लगाना और वैज्ञानिक अनुसंधान में इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो होता है अत्यधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है जो बड़े और जटिल पैमाने पर गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे मौसम पूर्वानुमान हो गया, अंतरिक्ष अनुसंधान, आणविक मॉडलिंग हो गया। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़े संगठनों के कई उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें से स्मार्टफोन में प्रयुक्त जो प्रोसेसर है वो एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किए गए छोटे कंप्यूटर होते हैं जो किसी उपकरण या सिस्टम का हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन, माइक्रोवेव, कार के इंजन, कंट्रोल यूनिट, वॉशिंग मशीन में एम्बेडेड कंप्यूटर लगे होते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर विशेष रूप से उच्च स्तरीय ग्राफिक्स और तकनीकी कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो है वर्क स्टेशन। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, वर्क स्टेशन जो है एक शक्तिशाली कंप्यूटर जो विशेष रूप से उच्च स्तरीय ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग डिजाइन, 3D मॉडलिंग, वैज्ञानिक सिमुलेशन के लिए जो है तकनीकी कार्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें उच्च प्रदर्शन प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड और मेमोरी होती है। ठीक है, चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल+Shift+ इज इक्वल टू
शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर का प्रयोग ये किया जाता है टेस्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, टेस्ट को क्या सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए डॉक्यूमेंट्स बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल करेंगे, नया डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन का एमएस वर्ड में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमएस ऑफिस में कंट्रोल प्लस इंटर की जो है शॉर्टकट की किसके लिए करते हैं? तो पेज ब्रेक है उसको जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पेज ब्रेक करने के लिए, पेज ब्रेक को जोड़ने के लिए करा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण इनमें से क्या है? एम्बेडेड कंप्यूटर के उदाहरण की बात करेंगे, ये हो गया ना। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, स्मार्टफोन में प्रयुक्त प्रोसेसर हो जाएगा, ये हो गया 97। ठीक है, ये यहाँ पर हमें देखना है। ठीक है, 1 मिनट क्वेश्चन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये ब्रेक जो लगा हुआ है, इसका शॉर्टकट का उपयोग किस लिए करते हैं? तो चयनित टेक्स्ट या फॉन्ट को आकार बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर इसके लिए ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और अगर फॉन्ट को आकार को कम करना है तो हम इस प्रकार के शिफ्ट की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो ये थे टोटल क्वेश्चन ओवरऑल जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन क्या जो है सारे कैसे लगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो में करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।